हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग जो 12th का लेखा शास्त्र है उसका पार्टनरशिप का अगला क्लास लेकर के आए हैं। और ये एग्जाम स्पेशल मात्र 4 क्लास होंगे। और ये वाला जो क्लास है प्राइवेसी बना के रखिएगा, सिर्फ प्राइवेट क्लास में ये जाएगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही रखे हुए पेपर में मिलेंगे जैसा आज हम आपको दे रहे हैं। और जितने ये क्लास आ रहे हैं एग्जाम स्पेशल वाले, इनको रट डालिएगा। आप ये समझ लो कि बहुत बड़ा कोर्स नहीं है 12th कॉमर्स में। आपको जितना भी हम करा रहे हैं सिर्फ इतना करते चले जाइए, आप देखोगे खुद। क्योंकि बीकॉम का सब जो भी सिलेबस है बहुत आराम से कवर हम जब करा लेते हैं तो 12th का तो और आसानी से कवर अप हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस करते यही जाइए कि जो हम आपके लिए देते जा रहे हैं। देखो, एक तो बड़े वाले हमने पीडीएफ दे दिए हैं, अब ये जो क्लास चल रहा है एग्जाम स्पेशल वाले, इनके भी पीडीएफ आपके लिए पहुंचा दिए जाएंगे। तो इनको और उनको जब रटोगे तो एक भी अक्षर ऐसा नहीं होगा जो पेपर से बच जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और समझाते हैं कि कक्षा 12 लेखा शास्त्र जो हिंदी मीडियम से अपने यहां हो रहा है और 23-24 का जो एग्जाम है बच नहीं सकता। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो हम तुरंत चलते हैं और आपको समझाते हैं कि भाई किस तरह से आपको तैयार करना है। चलिए आ जाएंगे। आज ये जो हम दे रहे हैं ये पार्टनरशिप में 3rd नंबर पे आपका पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है वहां से ये रखा हुआ है। और यहां से काफी कुछ आता है, पेपर में बचता नहीं है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जहां तक है न्यूमेरिकल में जो साझेदार का प्रवेश होता है वहां से आ सकता है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन विघटन से आने की कम ही संभावना है, साझेदार के प्रवेश से क्वेश्चन बनने की संभावना है। एक सेकंड के लिए माफी चाहेंगे। तो यहां पर जो पीडीएफ आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हो, और इस पीडीएफ में हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम क्लास 12th को हिंदी मीडियम के लिए इस 3rd क्लास के माध्यम से हम आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट माइंड में सेट कराते हैं। और इससे बाहर इस चैप्टर में भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जो थ्योरी बेस्ड है। न्यूमेरिकल पे भी चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं कि पहले नंबर पे ही आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि साझेदार की सेवानिवृत्ति का अर्थ समझाइए। साझेदार जब किसी भी कारण से हमारी फर्म को छोड़ करके चला जाता है, जब वो बाहर चला जाता है, किसी भी कारण से फर्म से निकल जाता है, इसी को हम साझेदार का सेवानिवृत्त होना कहते हैं। तो सेवानिवृत्ति में जिस तरह का हमने आपको बताया यही यहां पर लिखा है और बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा है कि जब कोई साझेदार फर्म से किसी भी कारण से अलग होता है अथवा फर्म छोड़कर जाता है तो इसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं, या ये अवकाश ग्रहण कहलाता है। अवकाश ग्रहण को ही सेवानिवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये एमपी बोर्ड है या अदर जो बोर्ड हैं उनमें क्या होगा कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि अवकाश ग्रहण को ही और डैश 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 खाली जगह छोड़ दी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सेवानिवृत्ति भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। देखो कौन कौन से कारण होते हैं ये हालांकि आगे होगा कहीं ना कहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी हमारा साझेदार, जैसे एक फर्म में ए बी सी डी 4 लोग कर रहे हैं, अब पता चला सी का आचरण सही नहीं है, ये चोरी करता है, ये मक्कारी करता है, सही से वर्क नहीं करता है। अब ए बी और डी इससे परेशान हैं तो यहां पर सी कोई ना कोई घोटाला करता है, ए बी सी अगर डी पकड़ लेते हैं इसके लिए तो ये कहता नहीं अब हम स्वयं जा रहे हैं। तो इस कारण से भी इसका क्या अवकाश ग्रहण कहलाएगा। यदि सी को लगता है कि ए बी और डी उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो सही है, तो वो उस कंडीशन में भी जा सकता है। कहने का मतलब यहां पर सिंपल सा है कि कारण कोई भी हो, अगर कोई साझेदार फर्म से बाहर निकलता है तो उसी के लिए सेवानिवृत्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं अगली बात, जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा जाएगा। क्या है? अधिलाभ अनुपात क्या होता है, यानी अधिलाभ अनुपात क्या होता है। अधि का मतलब क्या होता है? अधिक से, और अनुपात का मतलब होता है रेशो, जो हमें हिस्सा मिल रहा है वही होता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब फर्म से कोई साझेदार सेवानिवृत्त होता है, यानी फर्म को छोड़ करके जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शेष साझेदारों को फर्म से निकालने वाला
जो साझेदार है उसके हिस्से का भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यानी हिंदी में समझो कि एक फर्म में बेटा ए बी सी डी ये 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये कोई भी हिस्सा लेते हो यानी लाभ अगर 1 रुपए हो रहा है तो ये 4 जगह पे बट रहा है। अब डी इससे निकल करके चला जाता है, तो जितना 1 रुपया भी लाभ होगा तो वो अब किस में बटेगा, ए बी सी में बटेगा। तो जो डी का हिस्सा था वो अब इन तीनों में आपस में बट जाएगा, जिस अनुपात में ये बांटना चाहेंगे, जिस अनुपात में वो पहले से बांट रहे होंगे उसी में। तो जो अपने लाभ के अलावा अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, बस वही हमारा क्या है, अधिलाभ है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जिससे पुराने साझेदारों के लाभ हिस्से में वृद्धि हो जाती है। अतः ये वृद्धि जिस अनुपात में होती है उस अनुपात को ही लाभ प्राप्ति अनुपात या अधिलाभ कहते हैं। अब यहां पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकता है कि लाभ प्राप्ति अनुपात और अधिलाभ अनुपात ये दोनों चीजें क्या हैं, मिलने वाला प्रॉफिट है। ठीक है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये आ सकता है इस तरह का। अगला है, देखेंगे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, और इसमें लिखा है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाता है। यानी कोई भी पार्टनर है, अगर वो अवकाश ग्रहण करता है तो उसकी ख्याति का लेखांकन भाई कैसे होता है, यानी गुडविल कैसे करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति से उसका पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। शेष साझेदारों में पूंजी खाते उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में डेबिट किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका क्या होता है, लेखांकन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी बन सकता है कि लेखांकन कैसे होता है। तो उसके हिस्से की राशि जो ख्याति है उसके पूंजी खाता उतने से क्या है, क्रेडिट कर दिया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो समझाते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के लिए। क्या सेवानिवृत्ति होने वाले साझेदार को फर्म की ख्याति में हिस्सा पाने का अधिकार है? अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यहां पर जो हमने लिखा है वो अलग बात, लेकिन समझिए कि किसी फर्म में ए बी सी डी ये बिजनेस कर रहे हैं। अब पता चला कि जी जो डी है वो बिजनेस से निकलता है, लेकिन 31 मार्च को इन्होंने खाते बंद किए, ये तो 1 दिसंबर को निकल रहा है जाकर के। तो पूरा अप्रैल, पूरी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वो तो बिजनेस में ही रहा इसमें, और उसने अपनी मेहनत भी की होगी, निकल तो वो दिसंबर में रहा। तो उसने जितना भी वर्क किया उस हिस्से में, उस वर्ष में, उस समय में भाई बिजनेस ने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं ग्रोथ की होगी। तो उसके लिए जितनी भी ग्रोथ हुई है, गुडविल जितनी भी बढ़ी है भाई, उसमें हिस्सा पाने का उसे अधिकार पूरा पूरा है। तो यहां पर हमने लिखा है हाँ, सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार को फर्म की ख्याति में हिस्सा पाने का अधिकार है, क्योंकि फर्म द्वारा अर्जित ख्याति में उसका भी योगदान किया जाता है। इस कारण से सेवानिवृत्ति के समय उसके हिस्से का भुगतान किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। चलो ये भी बहुत सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई। अगला है कि सेवानिवृत्ति या साझेदार की मृत्यु पर कैसे भुगतान दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से न्यूमेरिकल का बेस है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बातें अगर याद कर ली न्यूमेरिकल तो चुटकी में समझ में आ जाएंगे। अब देखो, भुगतान देने हेतु संबंधित साझेदार का सबसे पहले पूंजी खाता तैयार किया जाता है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंजी खाता उसका हम तैयार करेंगे। पूंजी खाता, कैपिटल पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है वो हम बनाएंगे। साझेदारी समझौते के अनुसार एक मुश्त राशि या किस्तों में भुगतान किया जाता है। अब आप यहां पर सबसे बड़ी बात का ध्यान देंगे कि जो साझेदार है निकल रहा है फर्म से या उसकी मृत्यु हो गई है, तो सबसे पहले उसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट के माध्यम से ये निकल करके आ जाएगा कि उसकी देय योग्य पूंजी कितनी हो चुकी थी जिस दिन वो बिजनेस छोड़ रहा है या जिस दिन उसकी मृत्यु हुई। तो उसकी पूंजी का हम बैलेंस पता कर लेंगे, और उस बैलेंस का क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट बन रहा है उसमें सारी चीजें आगे आएंगी भी कि उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा। जितना भी पेमेंट उसका बैठ रहा है वो उसके उत्तराधिकारी के लिए या उसी व्यक्ति के लिए क्या होता है, या तो एक किस्त में दे दिया जाता है, या फर्म की स्थिति खराब ना हो, फर्म के पास में पर्याप्त पैसा ना हो, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके उसका पेमेंट किया जाता है आगे। अब जब पेमेंट किया जाता है और समय लंबा लग जाता है तो फिर ब्याज भी दिया जा सकता है। क्या? ब्याज। ठीक है, और ब्याज जो दिया जाएगा वो तय होता है,
और या 6% की दर उस पर लग जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन आपका पेपर का बचेगा ही नहीं। अगला है, साझेदार की मृत्यु पर उसको देय राशि का भुगतान किसे किया जाता है? ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, रिक्त स्थान में, और मिलान में भी आ सकता है, ठीक है। और यूपी में ये आया तो छोटा क्वेश्चन ही आएगा। कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाता है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यानी कोई व्यक्ति साझेदार है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो कानून के अनुसार जो भी उसका अधिकार होता है जिसके लिए, यानी कानूनी उत्तराधिकारी जो भी होता है उसी के लिए उसका पेमेंट कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सेवानिवृत्त साझेदार को भुगतान की विधियां, भाई कितने प्रकार से भुगतान मतलब विधियां हैं? तो सबसे पहली बात बताएं, 3 विधियां हैं इसकी, महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान रखेंगे। एक मुफ्त भुगतान विधि, यानी जो भी व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहा है, हमारा फर्म छोड़ करके जा रहा है, या तो उसे हम एक ही किस्त में पूरा भुगतान दे देंगे या ऋण खाता खोलकर उसका भुगतान कर देंगे, यानी उसके जो पेमेंट देना है ये मान लेंगे उससे हमने अब ऋण ले लिया है, ठीक, तो लोन अकाउंट खोल करके दे देंगे। और दूसरा है कुछ नकद व कुछ किस्तों में भुगतान, इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो 3 विधियां हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि फर्म की परिस्थितियां बताइए जिसमें सेवानिवृत्त कोई व्यक्ति होता है। तो मैंने जो पीडीएफ नोट्स आपको दिए बड़े वाले, उनमें देखिए उसमें बहुत कारण लिखे हुए, कम से कम 8 या 10 कारण होंगे, लेकिन यहां पर छोटे क्वेश्चंस को हम लेकर के चल रहे हैं और छोटे क्वेश्चन से ही हम लोगों की परसेंटेज बनेगी। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मार्किंग कटती नहीं है, पूरी की पूरी मिलती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेवानिवृत्ति का मतलब तो ये होता ही है, आज समझ गए होंगे कि कोई साझेदार फर्म छोड़ करके बाहर चला जाता है। ऐसी स्थिति के लिए हम कहते हैं क्या? सेवानिवृत्ति। तो ये पहले नंबर पे होती है आपसी सहमति से, सब लोगों में रजामंदी हो गई और कि एक व्यक्ति निकल करके जा रहा है। दूसरा, स्पष्ट ठहराव द्वारा, ये पहले से ही एग्रीमेंट होता है तब निकाला जा सकता है। ऐच्छिक साझेदारी होने पर, ऐच्छिक का मतलब इच्छा अनुसार, जब व्यक्ति कोई चाहे कि नहीं अब हमको आगे इसमें फर्म में नहीं रहना है तो वो निकल सकता है। अगला है अरुचि, अगर किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, वो इस कारण से भी इस फर्म को छोड़ करके जा सकता है। बीमारी या बुढ़ापा या शारीरिक असक्षमता हो जाए तब भी कोई भी पार्टनर है वो पार्टनर से फर्म को छोड़ करके और जा सकता है। कपटपूर्ण व्यवहार, ये किसी का भी हो सकता है, जो निकल रहा है उसका भी हो सकता है और जो निकल रहा है अन्य लोगों का भी उसके प्रति हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि A, B, C, D ये सब हैं, C का व्यवहार ठीक नहीं है तो A, B, D शिकायत करके और इसे निकालने का प्रयास करेंगे। A, B का सही नहीं है, D तो एडजस्ट कर रहा है लेकिन C एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो C खुद भी निकल सकता है। तो ये परिस्थितियां भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल करके आता है वो 9 नंबर पे है कि सेवानिवृत्ति के समय किए जाने वाले जो समायोजन हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात रट लो, इसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पष्ट रूप से हमने बता दिए, जो बच्चा इनके लिए रट लेगा उसके कई क्वेश्चन और भी क्लियर होंगे। यहां से चाहे एक एमसीक्यू आए, चाहे यहां से किसी प्रकार का छोटा क्वेश्चन आएगा जरूर इस टॉपिक से। तो यहां पर सेवानिवृत्ति के समय किए जाने वाले जो समायोजन हैं, पहला है नया लाभ विभाजन अनुपात बन जाता है, अधिलाभ का अनुपात निकाला जाता है, संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है, ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन किया जाता है, संचित लाभ हानियों का आपस में वितरण कर दिया जाता है, देय राशि का निर्धारण किया जाता है साझेदार को भुगतान करने हेतु, मैंने आगे लिख भी दिया है, विद्यमान साझेदारों की पूंजी का समायोजन कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त या मृत्यु हुए साझेदार को भुगतान दे दिया जाता है। तो इतने काम किए जाते हैं और सेवानिवृत्त या कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है किसी साझेदार की तो। अगला आइए, अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं। मृत्यु या सेवानिवृत्त साझेदार के बाद नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे करके की जाती है, कैसे करके होगी, इंपॉर्टेंट है। तो नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर होता है पुराना भाग जितना मिल रहा था प्लस इसमें करते हैं फर्म छोड़ने वाले साझेदारों के हिस्से से प्राप्त लाभ का
हिस्सा, जो थोड़ी देर पहले हम आपको अधिलाभ के रूप में समझा रहे थे। एक तो अधिलाभ मिलेगा और पुराना हिस्सा जो मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है। ठीक है, इस तरह से बनता है जाकर के। अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना कैसे करते हैं? भाई कैसे करके पता लगाएंगे उसे कितना पैसा देना है? तो भाई मृतक के उत्तराधिकारी को निम्न भुगतान दिया जाता है, और निम्न भुगतान का मतलब है, आप समझ जाओ कि इन सब बातों का महत्वपूर्ण रूप से आपको पता होना चाहिए कि किस किस का हम भुगतान करेंगे। सबसे पहली चीज, एक नंबर पे मृतक के हिस्से की जितनी भी पूंजी है, या इसको हम कैपिटल मान लें, पहले नंबर पे तो यही रखी जाती है, उसका पेमेंट किया जाएगा। दूसरा, चालू खाते का जमा शेष, लेकिन ध्यान रखना चाहिए अगर पूंजी परिवर्तनशील अकाउंट पे चल रही है तो चालू खाता खोलने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जितने भी लेन देन होते हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं। अब पता चला कि नहीं पूंजी तो स्थायी रहेगी, तो क्या होता है, करंट अकाउंट खोला जाता है। तो कुल मिलाकर के पूंजी और प्लस करंट अकाउंट का हिस्सा, चालू खाते का जो हिस्सा है वो। अगला है संचित लाभ, यानी पहले से कोई जमा हुआ धन है। सामान्य संचय है, संचय में कोई हिस्सा हो उसका, वो दे दिया जाता है। फर्म की ख्याति का हिस्सा है वो दिया जाता है। मूल्यांकन पर लाभ में हिस्सा, यानी जब संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अब कोई संपत्ति पहले मान लीजिएगा हमने 20,000 रुपए की खरीदी, लेकिन पता चल रहा है आज ये तो भैया 30,000 की हो गई, तो 10,000 रुपए यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका भी तो हिस्सा इन 10,000 में होना चाहिए। सॉरी, यह आएगा जरूर। अगला है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में उसका हिस्सा मिलना है। अवकाश या मृतक की अवधि तक ब्याज, लाभ, वेतन, कमीशन, अगर इनमें से कोई पार्ट बन रहा हो तो वो भी देना होता है। और इन सबका टोटल करने के बाद में बेटा जो भी अमाउंट निकल करके आती है बस उसी का भुगतान उस व्यक्ति के लिए कर दिया जाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो इस वाले पार्ट से ये 3 पार्ट यहां तक हो चुके हैं। जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप जो 25 मार्क्स से लेकर के वो 30 मार्क्स तक आ जाती है, जितने मैं बता रहा हूं सब इन्हीं में से होंगे। बस न्यूमेरिकल और एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं। तो वो इनके तुरंत बाद, एक ये क्लास आज हो गया, ये क्लास कल होगा, पार्टनरशिप यहीं पर एंड हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे के क्लासेस चलते रहेंगे। और बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का भी क्लास ले लीजिएगा, बिजनेस स्टडी का, कोई टेंशन मत लो, मैं प्रॉपर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपने समझा, ये चीज़ ये कवर यहाँ तक आप कर लीजिएगा, और इस क्लास को 1-2 बार और देख लीजिएगा। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उन सबको रट डालिएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे। और जैसे ही आप इन सबको तैयार करते हैं आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ अब मुझे पार्टनरशिप भी आती है, मुझे कंपनी अकाउंट्स भी आते हैं, और आगे के जो 2-3 चैप्टर हैं वो भी बहुत जल्द, अब 2-3 दिन के अंदर ही हम करा देंगे। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट में बताइएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।